अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल ना चार्ज का अरेंजमेंट होता है जहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस किए जाएंगे। सो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। हम ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दीज आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैं ट्वाइस ऑफ एल मार्क कर रहा हूं। ओके, नाउ अब यहाँ पर डायपोल से जुड़ी कुछ की टर्म्स आती है। जैसे सबसे पहली जो टर्म है वो है डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस क्या होता है? इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है ये क्या है? बेसिकली हमारा डायपोल एक्सिस ही है। सो डायपोल एक्सिस इज अ लाइन, इज ए लाइन joining two charges। ठीक है, फिर सेकंड टर्म है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन जो डायपोल एक्सिस से होकर गुजरेगी, अ लाइन पासिंग थ्रू डायपोल एक्सिस विल बी कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। सो लाइन पासिंग थ्रू डायपोल एक्सिस is known as एक्सियल लाइन। ठीक है, चल तीसरी जो इंपॉर्टेंट की टर्म है वो है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इक्वेटोरियल लाइन देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस डायपोल एक्सिस के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं जो परपेंडिकुलर हो डायपोल एक्सिस को, तो यही लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। तो हम कह सकते हैं कि भैया इक्वेटोरियल लाइन इज ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस and passing through सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, इसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो हम इस नॉमेनक्लेचर को यहां पर लिख लेते हैं। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज योर डायपोल एक्सिस। और इसी लाइन को अगर हम फर्दर एक्सटेंड कर ले तो दिस बिकम्स योर एक्सियल लाइन। दिस इज योर एक्सियल लाइन। ठीक है, अब एक दो चीजें हैं जो डायपोल के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला तो जो डायपोल का नेट चार्ज है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होगा नेट चार्ज? बिकॉज हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों? बिकॉज डायपोल कंसिस्ट हुआ है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से, जो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। तो भाई कोई चार्ज बचता नहीं है, तो हम कहेंगे नेट चार्ज एट डायपोल इज जीरो। दूसरी, भले ही नेट चार्ज जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस डायपोल अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाहो तो मेजर कर सकते हो, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, तीसरी बात, अगर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बतानी है, ये पता करना है कि भैया डायपोल कितना स्ट्रांग है, वो कितना ज्यादा या कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं डायपोल मोमेंट की। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल is measured using dipole moment, और इस डायपोल मोमेंट को
p लेटर से डिनोट किया जाता है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो डायपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो डायपोल मोमेंट दैट इज p इज इक्वल टू चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डायपोल। तो यहाँ देखिए पहले केस में हमने लेंथ कितना कंसिडर किया है डायपोल का, ट्वाइस ऑफ एल। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन से ये जो कोई चार्ज है, चाहे माइनस हो या प्लस, वहां तक के डिस्टेंस को हम एल मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ हमने कितनी ली है डायपोल की, ट्वाइस ऑफ एल। चलो, ये हो गया मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डायपोल मोमेंट है उसका यूनिट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे यूनिट? देखिए, चार्ज हम मेजर करते हैं कूलम में और लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, तो कूलम मीटर, ऐसा यूनिट क्या हुआ डायपोल मोमेंट का? कूलम मीटर। सो ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर एंड दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल कह लीजिए, ठीक है। याद रखना, ये डायपोल मोमेंट जितना हाई होगा किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी उतनी ही ज्यादा हाई होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मेरे पास मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है इस तरीके से, मानते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये उसका डायपोल एक्सिस मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, दिस इज अ डायपोल एक्सिस। अब अलोंग दिस डायपोल एक्सिस मैं कोई एक्सियल लाइन ले लूँ, इस तरीके से एक्सियल लाइन ले रहा हूँ, दिस इज माई एक्सियल लाइन, और यहाँ पर मैं इक्वेटोरियल लाइन मार्क कर, दिस इज माई इक्वेटोरियल लाइन। तो इस तरीके से मेरे पास एक डायपोल है। इस डायपोल के चार्जेस को भी हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। वी नो कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस कितना होता है, दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ एल। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है वो कितना होगा, एल एल, दैट वुड बी द हाफ डिस्टेंस। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है एट गिवन पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या बोली है, एट अ पॉइंट पी अलोंग द डायपोल एक्सिस। मतलब अगर मैं पी पॉइंट को अलोंग द डायपोल एक्सिस कंसिडर करूँ तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे एग्जर्ट होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पी पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए पी पॉइंट, ठीक है, which is let's say situated at distance r from the equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन से r डिस्टेंस पर है और वो इस तरीके से सिचुएटेड है कि ये जो r है इट इज फार फार ग्रेटर देन l। मतलब जो डायपोल एक्सिस का हाफ डिस्टेंस है l, यहाँ पे देखिए ये l जो है इसके कंपैरिजन में r जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है। दूसरी चीज, ये जो P पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखकर बताया आपको, भले ही ये काफी नजदीक दिख रहा हो बट इन रियलिटी वी आर कंसिडरिंग इट इज टू बी फार फार सिचुएटेड। ओके, चलो, तो हम पता कर रहे हैं डायपोल के कारण P पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सबसे पहले हम बेसिक थ्योरी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक dipole having charge minus q and plus q, let twice of l be the dipole length। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ है वो मैं ले रहा हूँ ट्वाइस ऑफ एल। लेट p be the point along axial line situated at distance r, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन। आप चाहो तो इक्वेटोरियल लाइन के बजाय मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, इक्वेटोरियल लाइन as shown in figure, as shown in figure, such that this r is very very large as compared to l। ठीक है, चलो
अब हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखिए, ये जो पी पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चार्ज के कारण आएगी। सबसे पहले अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की बात करूं तो माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज will be directed towards left side as we have drawn it here, and electric field intensity due to positive q charge repelling nature की होगी तो it will be directed towards right side, ठीक है। सो p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, चार्ज माइनस क्यू के कारण लेफ्ट में और चार्ज प्लस क्यू के कारण राइट में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक field intensity at P due to माइनस क्यू चार्ज, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिकुलर चार्ज एंड द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ के, किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चेक करनी है, माइनस क्यू के कारण। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। अब देख लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये आर तो इक्वेटोरियल लाइन से हो गया डिस्टेंस, प्लस हमें क्या लेना पड़ेगा, एल। सो एल प्लस आर वुड बी द डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एल प्लस आर, या फिर इसको आर प्लस एल लिखते हैं, आर बड़ा है सो आर प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूँ। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। सो अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगी, वो ई प्लस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू के प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज से लेकर ये जो प्लस क्यू चार्ज है वहां से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस आर है हमें पता है, और इक्वेटोरियल लाइन से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस है यल, तो बचा कितना डिस्टेंस क्यू और पी के बीच में, आर माइनस यल। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आर माइनस यल। सो दिस इज आर माइनस यल होल स्क्वायर एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर फिगर को एक बार फिर से हम लेकर आते हैं, चलिए। अब इस डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए, ये जो P पॉइंट है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और अगर मैं कहूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कहाँ, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर का जो एडिशन वाला लॉ होता है उसे यूज करना पड़ेगा। सो हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल, वो क्या होगा, ई नेट, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू, अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब राइट डायरेक्शन में जा रही है, उसे मैं पॉजिटिव लूंगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, उसे मैं निगेटिव कंसिडर करूंगा। तो अगर वेक्टर सम की बात करें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है ई प्लस क्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, तभी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। यहाँ पर ई प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, देखिए इट इज के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो दिस इज के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस ई माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है मेरे पास 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो के क्यू इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एल एंड आर प्लस एल दोनों के होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ई नेट जो है वो कितना निकल कर आएगा, ई नेट वुड बी इक्वल टू के क्यू, तो वैसे भी कॉमन ही है, तो हमारे पास बचा था यहाँ पर, देखिए क्या बचा था, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर प्लस एल होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर एल माइनस आर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर एल डिवाइडेड बाय, अब मैं नीचे देखिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या था मेरे पास आर माइनस एल होल स्क्वायर और आर प्लस एल होल स्क्वायर, तो इसे लिखता हूँ आर माइनस एल आर प्लस एल इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो के क्यू इंटू ऊपर जो माइनस साइन है ये, इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे, तो क्या बचता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर एल डिवाइडेड बाय, अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखिए, ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, है ना, दो ब्रैकेट जब होते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या लिखते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऊपर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचता है 2rl प्लस 2rl, तो उसे हम लिख लेंगे नीचे। तो दिस इज के क्यू इंटू 4 टाइम्स ऑफ आर एल डिवाइडेड बाय, क्या बचता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखिए हम जानते हैं एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर, ये जो r है विच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the equatorial axis, this is far larger as compared to the small l which is the distance of that particular any of the particular charge from equatorial line। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एल इज वेरी स्मॉल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, एल स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, कहाँ पे, इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के क्यू, अब यहाँ ऊपर भी देखिए थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो 4 है उसको मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ, और देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ट्वाइस ऑफ के क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, और बचता क्या है मेरे पास आर डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर और उसका पावर है फिर से एक स्क्वायर, तो ये हो गया आर रेस टू द पावर 4। तो चलो लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ के क्यू इंटू 2l क्या होता है, थोड़ी देर पहले देखा था हमने, इट्स अ डाइपोल मोमेंट, सो इट इज p मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आर रेस टू द पावर 4। अब यहाँ से एक आर अगर निकल गया तो बचा आर का क्यूब। सो अल्टीमेटली आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी एट पॉइंट P
उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, so this is the magnitude of electric field intensity at a point along the dipole axis because of a dipole। ठीक है, अगर हम करेंगे इसके डायरेक्शन की बात, किसके, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आई है इसकी डायरेक्शन, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। ये जो पी पॉइंट है इट इज सिचुएटेड नियरर टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज वुड बी ग्रेटर। ठीक है, सो ये ई प्लस क्यू एज कम्पेयर टू ई माइनस क्यू ज़्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई प्लस क्यू क्यू की ही डायरेक्शन में होगी। अब ये जो ई प्लस क्यू की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट होता है उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसकी डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन एक ही है। तो इसलिए इक्वेशन में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ई नेट that is net electric field intensity acting at point P is equal to twice of Kp, और P के ऊपर वेक्टर मार्क लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय R का क्यूब, एंड इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डाइपोल मोमेंट का एक्सिस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। दूसरी चीज, क्या हो अगर ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट मैंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं रखा, निगेटिव चार्ज की तरफ रखा, तब क्या हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं इसको। ठीक है, सो फिलहाल मैं इस पी पॉइंट को एक काम करते हैं, नया फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना बचे। तो देखिए मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ और निगेटिव चार्ज के करीब लेकर आऊँगा। अब जैसे ही उसको निगेटिव चार्ज के करीब लेकर आऊँगा तब क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी जो रिपेलिंग नेचर की होगी, और निगेटिव चार्ज के कारण वो राइट की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम स्कीमेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर कैसे आएगी, तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर मैं E प्लस क्यू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इज ग्रेटर इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी, और ज़्यादा डिस्टेंस से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम करेगी पी पॉइंट पर, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट की जिस भी दिशा में डायरेक्शन है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी एज लॉन्ग एज द पॉइंट इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, चलो अब एक दूसरा केस इमेजिन कर लेते हैं। एक हम पॉइंट P कंसिडर करेंगे जो कहाँ पर रखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर रखेंगे, और देखते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। चलो करते हैं। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charges plus q and minus q with dipole length twice L, with dipole length twice of L। ठीक है, अगर डायग्राम को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं डायपोल की। तो लेट्स से दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू। इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, दिस इज ट्वाइस एल डिस्टेंस।
यहाँ पर मैं एक इक्वेटोरियल लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसी पर हमें चार्ज रखना है। तो लेट्स से दिस इज एन इक्वेटोरियल लाइन, और इस पर्टिकुलर लाइन पर मैं एक पी पॉइंट कंसिडर करने वाला हूँ विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट लिया है। अब ये जो पी पॉइंट है ये इन दो पर्टिकुलर चार्जेस से भी इक्वी डिस्टेंस पर है, तो माइनस क्यू चार्ज से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ R1, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ R2। लेकिन R1 और R2 क्या है, दोनों इक्वल है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चल जाता है, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री है, दिस टू डिस्टेंसेस आर L, सो दिस इज L, दिस इज R, तो ये R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वैसे ही यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो R1 और R2 दोनों ही सेम डिस्टेंस पर होने के कारण मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ना अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक चीज पता चलेगी, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगी उसका नेचर कैसे होगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगा, और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो रिपेलिंग नेचर की होगी। और इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी समवेयर इन मिडल ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी और एक चीज याद रखना, ये जो पी पॉइंट हमने कंसिडर किया है विच इज एट डिस्टेंस आर, दिस डिस्टेंस आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। मतलब ये जो अगर एल लेंथ है यहाँ पर, ये एल, ठीक है, तो एल के कंपैरिजन में आर बहुत ज़्यादा है, उसे भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। सो आई एम राइटिंग लेट P be the point, P be the point situated at distance r from dipole axis, from dipole axis कहाँ पर, along equatorial line, along equatorial line, such that, कैसे, such that r is very very large as compared to l। ठीक है, यहाँ ये चीज हमें मेंशन करनी है। चलो, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर के एडिशन वाले लॉ से आएगा, और उसके पहले हमें इंडिविजुअल चार्ज के कारण पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अभी यहाँ मैं सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर। ठीक है, इसी मैं इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूँ। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज 2 भी हम लिखेंगे, या फिर पॉजिटिव चार्ज जिसको मैंने कहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और वो लिखा जाएगा इन मॉड विच इज के क्यू अपॉन
अंडर रूट ऑफ आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूँ। सॉरी, ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा डायरेक्शन की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन की तरफ। देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इट एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट विल बी टूवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज के कारण आने वाली रिपेलिंग नेचर की होगी। तो यहाँ पर हम डायग्राम में उसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। सो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू minus q charge, and this would be electric field intensity because of प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब हम यहाँ पर और एक चीज नोटिस कर सकते हैं। कौन सी? देखिए, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट तैयार हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही निगेटिव चार्ज के लिए कर सकते हैं। तो पहले ना मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले हम निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, और थीटा हम कैसे लेकर आएंगे? तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है P माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू चार्ज तक का, इसे अगर मैं थीटा लिखूं, सपोज दिस इज थीटा, सो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या हो जाएगा? दिस वुड बी थीटा। ठीक है, वैसे ही देखिए अगर प्लस क्यू की जगह वहां पर एंगल में लिखता हूँ थीटा, तो यहाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल हो गया थीटा, और अपोजिट एंगल भी क्या होगा? फिर ये भी होगा थीटा। तो दोनों ही थीटा इक्वल है। अगर दोनों ही थीटा इक्वल है तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है, इसे भी हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, सो दिस वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक निकल के आएगा, दिस वुड बी इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर देखो तो वर्टिकली पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहे हैं वो दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वन इट इज ड्यू टू ई माइनस क्यू साइन थीटा, एंड वन अनदर इज ई प्लस क्यू साइन थीटा विच इज गोइंग अपवर्ड। तो ये जो डाउनवर्ड जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और अपवर्ड जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, क्योंकि थीटा दोनों के केस में सेम है, और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इनका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, बिकॉज बोथ द चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू वो पी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना ऑब्वियस है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्टिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पी पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो बचती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है? ये जो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा है, यही इन्हीं दोनों से मिलकर हमें क्या मिलेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी पी पॉइंट पर। ठीक है, तो चलो इस डायग्राम को मैं फिर से नेक्स्ट इस पर ड्रॉ करता हूं। चलिए, अब यहां पर हमने सिंप्लीफाइड डायग्राम निकाल ली है, आगे लिखते हैं। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
field acting vertically at P is equal to 0 because क्यों 0 होगी? बिकॉज E प्लस क्यू साइन थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू E माइनस क्यू साइन थीटा. ठीक है. सो नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी देयर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर. देन the net electric field acting at P will be in a horizontal direction. और किसके कारण होगी ये? ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, दिस वुड बी बिकॉज ऑफ E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा. सो हम लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू, और ये जो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं. E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा. So net electric field intensity at point P is equal to E प्लस क्यू कॉस थीटा. तो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? ये देखिए हमारे पास है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. लिख लेते इसको, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा के लिए ई माइनस क्यू का कितना है मैग्नीट्यूड? के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर. तो वो भी यहाँ पर यहीं लिख लेते हैं, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ठीक है. अब यहाँ पर मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास है के क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर भी वही टर्म है तो ये ऐड होकर बन जाएगी ट्वाइस ऑफ के क्यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचता है मेरे पास? ट्वाइस ऑफ के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो कॉस थीटा है ना, देखो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तो चलिए डायग्राम पर आते हैं. इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये मेरे पास थीटा है और इस थीटा की ये एडजेसेंट साइड है और यहाँ पर हाइपोटेनियस है. तो मैं कॉस थीटा क्या लिखता हूँ? हम सब जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है. कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं? सो कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. अब एडजेसेंट साइड है एल और हाइपोटेनियस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो कॉस थीटा को मैं एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूँ. चल लिख लेते हैं यहाँ पे. सो इन नेक्स्ट एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ के इंटू क्यू एल अपॉन, यहाँ पर आ गया था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ क्या है हमारे पास ऑलरेडी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब देखिए इसको और कैसे लिखा जा सकता है. मैं लिख रहा हूँ के इंटू क्यू इंटू ट्वाइस एल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसके बाजू में लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2. अब अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे, देखिए के इंटू ट्वाइस एल ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है इसके ब्रैकेट का जो स्क्वायर है वो पावर है वो है 1 और इसका पावर है 1/2. तो बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाती है? एडिशन हो जाती है. तो उसके हिसाब से मैं आगे लिख सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
इज इक्वल टू K into P, which is electric dipole moment, divided by R square plus L square raised to the power 1 plus 1 by 2, or 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, so Kp upon R square plus L square raised to the power 3 by 2. This is electric field intensity at point P का मैग्नीट्यूड। अब देखिए हम जानते हैं एज R इज फार फार लार्जर देन L, देयरफॉर L स्क्वेयर है, उसे हम एडिशन क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो L स्क्वेयर कैन बी निग्लेक्टेड, तो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू Kp अपॉन R स्क्वेयर रेस टू द पावर 3 by 2, 2 कैंसिल कर दीजिए तो बचता है Kp अपॉन R का क्यूब, एंड दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग along acting at point P along the equatorial line। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ डायपोल मोमेंट की अगर बात करी जाए तो डायपोल मोमेंट कैसे होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर मेरा डायपोल मोमेंट है तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर एक्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज माइनस टाइम्स ऑफ के पी अपॉन आर का क्यूब इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम चाहे तो यहाँ पर और एक जो रिलेशन है या फिर ऑब्जर्वेशन कह लीजिए उसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी अलोंग द इक्वेटर, इसे आप देखिए इट इज के पी अपॉन आर क्यूब, और वहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट अलोंग द डाइपोल एक्सिस आप देखोगे तो वो कितना है, it is twice of kp upon r cube. So along the axis it is twice of kp upon r cube, and along the equator or along the equatorial line it is kp upon r cube. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी actually it is 2 times the magnitude of electric field intensity, net electric field intensity equatorial। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क करके नोट करके रख लीजिए। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक छोटा सा टॉपिक बचा है और वो है टू कैलकुलेट कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरीके से मान के चलिए कोई एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहा हूँ इस तरीके से। तो क्या होता है, इस डायपोल पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने के कारण ये क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो ये जो फिनोमिना है डायपोल को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण उसके रोटेशन का, उसी को ही हम कहते हैं कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस तरीके से ट्रैवल हो रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहा हूँ जिस पर एक एंड पर निगेटिव और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ले लेते हैं और यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। चलिए, और इन दो चार्ज को मैं जोड़ लेता हूँ विथ डायपोल एक्सिस, और हम जानते हैं कि भैया ये जो डायपोल एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, डायपोल एक्सिस में निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हम क्या दिखा सकते हैं, डायपोल मोमेंट। तो दिस P इज माय डायपोल मोमेंट, और लेट से ये जो डायपोल एक्सिस है जिसमें मैंने डायपोल मोमेंट को बताया है,
इस डायपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो एंगल किया है उसे मैं थीटा मार्क कर रहा हूँ, तो दिस इज थीटा। चलेगा। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्मली है, तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही होगी, यहाँ से भी पास हो रही होगी, तो होगा क्या, हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। एक प्लेट पर अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस रख दूँ, दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्जेस रख दूँ, तो पॉजिटिव चार्जेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्जेस तक ट्रैवल करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज से आ रही होगी, तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पर एक अट्रैक्टिव कूलम फोर्स लगेगा, सो दिस इज द कूलम फोर्स एक्टिंग अपॉन निगेटिव चार्ज। और वही पॉजिटिव चार्ज पर जो कूलम फोर्स है वो कैसे रहेगा, रिपेलिंग नेचर का होगा। भले ही दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन अलग होगा, बिकॉज चार्जेस जो है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो पाथ में चार्जेस है वो उनका नेचर अलग होने के कारण। अब हमें बोला है कि कपल कैलकुलेट करना है। कपल से पहले हमें समझना पड़ेगा टॉर्क क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा है ये पर्टिकुलर फोर्स क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डायपोल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, और वही ये जो दूसरा फोर्स है जो निगेटिव चार्ज पर लग रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में पुल करेगा। तो इस कारण ना क्यूमुलेटिवली क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर डायपोल ऐसा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब रोटेट जब भी कोई चीज होती है तो वहां पर टॉर्क आता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ना ऐसा एक रॉड है, ठीक है, दिस इज माई रॉड, और ये जो रॉड है वो सेंटर में कहीं तो हिंज है। अब हिंज कैसी है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर केस से अगर फोर्स लगाया जाए तो रॉड घूम भी सकती है इसी गोल, किसके अलॉन्ग, इस सेंटर के अलॉन्ग। चलो, इतना हमने समझ लिया। अब देखिए, जब कभी रॉड पर फोर्स लगेगा किसी एक एंड पर, ये फोर्स लग रहा है, और फोर्स कैसे लग रहा है, इस पर्टिकुलर लेंथ को परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अब देखिए, जब ये फोर्स लगेगा तो मैंने कहा है कि रॉड रोटेट होना चालू करेगा, और जब रोटेट होना चालू करेगा तो रॉड की ये जो सेंटर से लेकर फोर्स के एक्शन तक का लेंथ है उसे ही हम क्या कहेंगे, रेडियस कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसे रेडियस कह रहा हूँ। ठीक है। Now, because of the application of this force, because of application of this force perpendicular to this length, this particular rod will start to rotate and we say that torque is applied। और torque को आपको calculate करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, torque is equal to force into perpendicular distance, force into perpendicular distance। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रहा हूँ R, तो यहाँ से मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड पता चल गया है। ओके। अब देखते हैं कपल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कपल। कपल का जो अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो कपल का मतलब होता है दो चीजें, दो। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जहां पर रॉड पर मैंने एक ही फोर्स अप्लाई किया था, अब इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, दो फोर्स अप्लाई करता हूँ जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो सिंगल सेम नहीं होगी। मतलब ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा फोर्स अलग डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूसरा एक फोर्स ले रहा हूँ, सो हम कहेंगे टू फोर्सेस आर देयर विच आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट। नाउ अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अब जो मैंने फोर्स ड्रॉ किया है उससे लेकर सेंटर तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है। अब कपल क्या होता है, देखिए कपल जो है ये दो टॉर्क मिलाकर बनता है। मतलब दिस पर्टिकुलर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस, दिस इज वन टॉर्क, एंड फोर्स मल्टीप्लाई बाय अनदर रेडियस इज अनदर टॉर्क। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कपल इज फोर्स इंटू रेडियस प्लस फोर्स इंटू radius, and this will become 2 times of force into radius which is nothing but twice of f r। तो इसको लिख सकते हैं f into twice of r। ठीक है। अब ये तो हो गया टेक्निकल वे में हमने कैसे टॉर्क निकाला, कपल निकाला है। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आपको कभी कपल लेना है तो कपल कैसे लेंगे, हम लोग एक ही फोर्स कंसिडर करेंगे और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है,
2 टाइम्स द रेडियस, 2 टाइम्स द रेडियस, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F इंटू 2 टाइम्स द रेडियस R। तो डेफिनेशन वाइज क्या हो जाएगा कपल, या फिर कह लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज भी कपल क्या कहलाएगा, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, तो ये होगी कपल की डेफिनेशन। अब देखते हैं इधर हमारे मेन एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो फोर्स F है और ये जो फोर्स F है, इन दोनों के बीच का स्लैंट जो लेंथ है इट इज ट्वाइस ऑफ L, लेकिन परपेंडिकुलर लेंथ तो ये होगा। अब परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर -q चार्ज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। पहले लिख लेता हूँ, दिस इज माई -q चार्ज, दिस इज योर +q चार्ज। ना अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर इस डाइपोल मोमेंट ने कितना थीटा एंगल बनाया होगा, इक्वल टू दिस एंगल थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज से विच इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन से परपेंडिकुलर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। अब अगर आप देखो तो दिस पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन ही क्या है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब इसे कैसे निकालेंगे, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो यहाँ पर निकालना बड़ा इजी है। देखिए हम इस ट्रायंगल को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चाहो तो हम नाम दे देते हैं ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। अब हम जानते हैं ए बी तो डायपोल लेंथ है विच इज ट्वाइस ऑफ एल, तो बी सी क्या है, बी सी हमें पता करना है, एंड दिस इज साइन थीटा। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हो बी सी इज ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। बी सी क्या हुआ, 2 टाइम्स द लेंथ साइन थीटा। चलो रहेगा याद। अब हम ये सब मिटा देते हैं। आप चाहो तो अभी तक हमने जो चीज़ें ली है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, या फिर इसको अपने कॉपी में नोट करके रख दीजिए। चलते हैं, अब हम एक्चुअली कपल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक थ्योरी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length twice L placed in an uniform electric field, uniform electric field with intensity कैपिटल E। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, चलो तो देखते हैं कपल कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे आएगा फिर। कपल एक्टिंग ऑन डाइपोल, couple acting on dipole is equal to force multiplied by perpendicular distance between forces। ठीक है, तो चलो फोर्स को मैं लिख रहा हूँ F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस निकाल ही लिया है हमने। यहाँ पे कितना है वो, ट्वाइस ऑफ L साइन थीटा। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ L साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि फोर्स अपॉन, अगर आपको याद हो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए फोर्स अपॉन चार्ज,
यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फोर्स को लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू, और बचता है हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। अब देखिए क्यू इंटू टू एल लिख सकता हूँ मैं डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू पी इंटू साइन थीटा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है, और हमारे पास क्या मौजूद है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो रूल है उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं इसको, टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिस इज ई पी साइन थीटा। और टॉर्क को अगर मुझे वेक्टर मार्क में लिखना है या कपल को मुझे वेक्टर मार्क में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, and this is the expression for couple acting along the electric dipole if it is placed in an external uniform electric field। ठीक है, अब वैसे तो मैंने कपल और टॉर्क के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया है, लेकिन क्या होता है बोर्ड में या एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल या कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपसे टॉर्क पूछा जाए या आपसे कपल पूछा जाए ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको एक्सप्रेशन यही याद रखना है, कौन सा, दैट टाउ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नीट्यूड के टर्म में आप याद रखोगे पीई या ईपी साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर। अब हम लोग डाइपोल से जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर सीईटी के क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r1 on an axial line and at distance r2 on an equatorial line due to a given short dipole are equal, then ratio of r1 is to r2 is। देख लेते हैं, मान के चलिए एक मेरे पास इस तरीके से एक डाइपोल है, ठीक है। सो इस एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक पॉइंट है P, और डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वहाँ से उसका डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ r1। तो ऐसे केस में ये जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये उन्होंने कहा है कि इक्वल होगी, देखिए यहाँ पे बोला है ना आर इक्वल, यस ये इक्वल है, किससे इक्वल है, इक्वेटोरियल। लेकिन कब इक्वेटोरियल इंटेंसिटी फील्ड से कब इक्वल होगी वो, अगर ये पी पॉइंट बाद में इक्वेटोरियल लाइन पर है, और तब कितने डिस्टेंस पर है वो एक्सिस से, r2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। सो ऐसे केस में आपको पूछा है कि r1 और r2 का रेशो क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, डाइपोल के केस में इट इज ट्वाइस ऑफ kp अपॉन r1 का क्यूब, एंड हियर इट वुड बी kp अपॉन r2 का क्यूब। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, क्या होता है कैंसिल देख लो, ये केपी कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है 2 अपॉन r1 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन r2 क्यूब। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 होल क्यूब में लिख सकता हूँ इनका। ठीक है, अब इस जो होल क्यूब है इसे कैंसिल करने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे दोनों जगह। क्यूब रूट लेने पर हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। और ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर देखिए फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर हैज डाइपोल मोमेंट 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर। सो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली देकर रखा है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर, और हमें क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है, मतलब क्यू फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, और डाइपोल लेंथ देकर रखी है। डाइपोल लेंथ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एल लिखते हैं हम, उसकी वैल्यू देकर रखी है 2 सेंटीमीटर, दैट इज
2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चलो रखते हैं, हमें पता है P इज Q इंटू 2 टाइम्स ऑफ L होता है। सो Q ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ L इज 2 इंटू 10⁻⁻2। P की वैल्यू देकर रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7। देखिए 2 वैसे भी कैंसिल हो गया है, तो क्या बचता है, Q इज इक्वल टू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 ऊपर चले जाएगा, बिकम्स +2। सो आंसर इज Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। अब हमें जो आंसर्स दिए हैं यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शंस दिए हैं वो माइक्रो कूलम में दिए हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम आने के लिए 10⁻⁻6 आना चाहिए, और 10⁻�6 लाने के लिए -5 में -1 ऐड करना पड़ेगा। इस -1 ऐड करने के लिए डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट साइड में। तो ये आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। और कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यस दिस सी ऑप्शन इज बीइंग मैच्ड हियर। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मतलब फिर से 2 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है, तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव है, और इससे मिलकर बना है हमारा डाइपोल। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ऐसा अगर ड्रॉ करूँ, दिस इज लेट्स से माइनस चार्ज, दिस इज प्लस चार्ज, और उनके बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस चार्ज, और ये है +2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कूलम। ये चार्जेस हो गए। चलो अब उन्होंने क्या बोला है आगे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी देकर रखी है। सो ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, देन मैक्सिमम टॉर्क। और हमें यहाँ पर पूछा है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्ट होगा। अब हम जानते हैं टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए वैसे तो वो कपल का एक्सप्रेशन था, लेकिन कपल मिलकर बनता है टॉर्क के ही कारण। तो डाइपोल के केस में आप चाहे टॉर्क कहिए या फिर कपल कहिए, एक ही बात है, बस फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए, फॉर्मूला यही याद रहेगा आपको, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब हमें पूछा है मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू होगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा होगा 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री इज 1, देयरफॉर मैक्सिमम टाउ की अगर हम बात करें तो इट इज डायरेक्टली p इंटू ई। चलो p की वैल्यू रखते हैं। p की वैल्यू दी है क्या, हमें डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं p क्या होता है, q इंटू 2 टाइम्स ऑफ l। अब देखते हैं ट्वाइस एल क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल विच इज ऑलरेडी गिवन हियर 3 इंटू 10⁻⁻2, और q की भी वैल्यू दी है। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2, सो इट बिकम्स 6 इंटू 10⁻⁻8। रखो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻5, सो अल्टीमेटली इट इज 12 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या है टाउ का, मतलब टॉर्क का, न्यूटन इंटू मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 12 इंटू 10⁻, यस सी ऑप्शन मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, लेट ई ए दैट इज ई सफिक्स ए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्शियल, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स एक्शियल प्लेन at the distance of twice x from center of dipole, and EQ is the magnitude of electric field in the equatorial plane at distance of 4x from the center of the dipole, then the relation between EA and EQ is। अब देखिए EA का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, एक्शियल के केस में देखिए जब वो एक्सिस पर है तो आर इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ एक्स, तो मैं आर की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2 ट्वाइस ऑफ एक्स का क्यूब, सो ट्वाइस ऑफ एक्स का क्यूब, ये हो गया एक्शियल। और इक्वेटोरियल क्या है, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है के पी अपॉन आर का क्यूब। अब यहाँ पर आर कितना दिया है, इन केस ऑफ इक्वेटोरियल इट इज 4 ऑफ एक्स, सो आई विल बी राइटिंग 4x का क्यूब। और हमें क्या पूछा है एट द एंड, रिलेशन बिटवीन ई ए एंड ई क्यू पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ, ई ए को ई क्यू से डिवाइड कर लेता हूँ। तो चलो डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, देखो ये के पी तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 2 बचता है, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूँ। सो ई ए अपॉन ई क्यू, दिस वुड बी इक्वल टू
2/2, यहाँ पर देखो ये 2x का होल क्यूब है, तो 2 का क्यूब इज 8 इंटू एक्स का क्यूब, तो आई विल बी राइटिंग हियर 8 इंटू एक्स क्यूब, 8 इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4x होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 1/4 एक्स का क्यूब, और ये क्या बचता है मल्टीप्लाइड बाय 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब भी कैंसिल होगा, यहाँ से 4 हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ट्वाइस बचा, मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, सो ई ए इज 16 टाइम्स ऑफ ई क्यू। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ई ए इज 16 टाइम्स ऑफ ई क्यू। अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है हमें, टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट P एंड 27P आर प्लेस्ड ऑन अ लाइन विद देयर सेंटर्स 24 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या कर लेते हैं हम ना, दो डायपोल कंसिडर करेंगे। सो ये एक मान के चलिए छोटा सा डायपोल है यहाँ पर, छोटा मतलब मैं छोटा निकाल कर बता रहा हूँ बस। तो ये एक डायपोल है जिसका मैंने सेंटर ऐसे मार्क कर लिया है, और इसी एक्सिस पर सेम एक दूसरा डायपोल लिया है, उसे मैं दूसरे कलर से ले रहा हूँ, तो सेकंड डायपोल है यहाँ पे कहीं तो वो होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन दी है क्या, उनके बीच का जो सेंटर है वो 24 सेंटीमीटर अपार्ट है, एंड देयर डायपोल मोमेंट्स आर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर पहले डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हुआ टूवर्ड्स राइट, तो दूसरा जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। सो इस तरीके से होगा, विच इज 27 टाइम्स ऑफ पी। इफ दिस इज पी, दिस इज 27 टाइम्स ऑफ पी, तो इसे ऐसे निकालना पड़ेगा, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज योर प्लस चार्ज, और इनका जो सेंटर है दोनों का, इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, इट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, आगे बोला है at which point the electric field will be zero between the dipoles from the center of dipole moment P। मतलब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर लूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक P पॉइंट ले रहा हूँ, ये P पॉइंट, सो वो P पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर होगा, फ्रॉम द डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P। तो ये इसको मैं R मार्क कर रहा हूँ। सो R की वैल्यू बताइए, अगर इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर जो दोनों डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या होगी, जीरो होगी। मतलब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस फर्स्ट डाइपोल, अगर वो लेफ्ट जा रही है तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट जाएगी, बिकॉज ऑफ द डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट 27 टाइम्स ऑफ P। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक्सियल डाइपोल मोमेंट जो है बिकॉज ऑफ फर्स्ट डाइपोल, वो इक्वल होगी एक्सियल डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ सेकंड डाइपोल, ओनली देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, एंड इन सच केस हम लिख सकते हैं axial electric field intensity because of first dipole should be exactly equal to axial electric field intensity because of second dipole। ठीक है, तो चलो फर्स्ट डायपोल के कारण एक्सियल फील्ड कितना, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, इट विल बी के ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहाँ पर आर में ले रहा हूँ, सो आर का क्यूब इज इक्वल टू सेकंड, ये जो डायपोल है सेकंड वाला, इस डायपोल से पी का डिस्टेंस कितना होगा पहले बताइए। टोटल ये जो है दिस इज 24, और उसमें से मुझे ये एक्स डिस्टेंस चाहिए मान लीजिए, तो ये होगा 24 माइनस आर, दिस वुड बी एक्स। और एक्सियल डायपोल का फॉर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डायपोल फॉर्मूला हमें पता है, ट्वाइस ऑफ के पी इज 27 टाइम्स ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट डाइपोल डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स हमने अभी देखा है 24 माइनस आर, 24 माइनस आर एंड इट्स होल क्यूब। अब देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, जो बचता है उसे बाद में लिखेंगे। तो के वैसे भी कैंसिल हो रहा है, टू भी कैंसिल हो रहा है, पी भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास बचता है 1/r क्यूब इज इक्वल टू 27/24 माइनस आर होल क्यूब। ठीक है, अब दोनों जगह क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट।
अब दोनों साइड पर क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/r आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 27 इज द, यहाँ पे देखो ये 27 किसका क्यूब है, 3 का, सो अल्टीमेटली बच जाता है 3 अपॉन ये रहेगा 24 माइनस आर। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 24 माइनस आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर। तो हम कह सकते हैं कि 24 इज 4 टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि ये आर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3r प्लस आर इज 4r, सो 24 इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ पर आएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू r, और हम जानते हैं 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, सो r की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, यस पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड वेरियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही आप कुछ प्रॉब्लम्स अपने अपने एंड पर सॉल्व कीजिए और आपके कॉन्फिडेंस की जो लेवल है वो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चलो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।